कैसे हैं आप लोग। तो ये है हमारा चैप्टर्स और इस चैप्टर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। ठीक है। तो ये चैप्टर्स बहुत ही छोटा है। आप देख सकते हैं बस इतना ही है, 1 2 3 4 एंड एक्सरसाइज हो गया। तो ज़्यादा तो हम लोग इसमें डिटेल्स में जाने वाले हैं बिकॉज है थोड़ा बहुत देखने लायक, बट उतना भी नहीं जितना हमें देखना चाहिए। ओके। तो अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपनी दुकान को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे चैप्टर है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। मतलब क्या कि आप पहले समझते हो ये हिस्टोरियोग्राफी मतलब होता क्या है, ये क्या है ना। तो हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं पहले। तो पेन चेंज कर लिए। हाँ। तो क्या है भाई इस ये किस चिड़िया का नाम है। तो हिस्टोरियोग्राफी मतलब होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो हम लोग लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी। अब क्वेश्चन ये है ना कि हिस्ट्री कैसे लिखना स्टार्ट हुआ। तो वेस्ट, वेस्ट का मीनिंग ही यही होता है, वो वाली कंट्री जो पूरा का पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट में आते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोप कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। ठीक है। मैप में आप देखो, आपके एटलस में यूरोप कहाँ पे आता है। ठीक है। तो वो वाले जो कंट्रीज होती है उनको वेस्ट कहा जाता है। आप लोग को, आप लोग देख सकते हो इसको। हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, दूसरा है मॉडर्न हिस्टोग्राफी, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रिस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी एंड नोटेबल स्कॉलर्स। पहला है ट्रेडिशनल ऑफ हिस्टोग्राफी, मतलब कौन कौन से ट्रेडिशन होते थे, मतलब पहले के लोग कैसे हिस्ट्री को लिखते थे, कैसे प्रिजर्व करते थे अपने, उनके जो एंसेस्टर्स होते थे, अपने एंसेस्टर्स को, उनकी बातों को कैसे याद रखते थे, इन सारी बातों का ख्याल रखा जाता था। और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। पहला, historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnections. This is a continuous process. देखो, historical research, ठीक है, जो भी हम लोग इतिहास में रिसर्च करते हैं, उस पर जो हम लोग लिखते हैं, जो स्टडी करते हैं, एवरीथिंग, और उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, इसको क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक, कि अभी ये वाला इवेंट हुआ था, इसके बाद फिर ये हुआ, इसके बाद फिर ये हुआ। तो क्या बोला गया है, क्रोनोलॉजिकल इवेंट जो होता है, जो पास्ट में हो चुका है ना, उसको इंटर कनेक्शन देते हैं, मतलब इसके बाद यही इवेंट हुआ था। जैसे एक महान राजा है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, फिर छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजा राम महाराज, ऐसे बहुत लोग हैं, है कि नहीं। तो अब क्वेश्चन ये है ना कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, है कि नहीं। जैसे औरंगजेब है, अकबर है, ये लोग यहाँ पर हैं, तो इनके बाद आया कौन, कौन किसके बाद आया, हमें कैसे मालूम पड़ता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हमें मालूम पड़ता है कौन पहले आया कौन बाद में आया। ठीक है। इन द, हाँ पेंशन लेते हैं। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस, इंपीरिकल मेथड, इंपीरिकल मेथड मतलब होता है वो मेथड जो हम लोग प्रूफ करते हैं। साइंस में एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करते हैं, हम किसी के बातों को नहीं मानते कि हाँ ऐसे ही हुआ होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, इंपीरिकल मेथड। ठीक है। इज यूज टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज। दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट remain true irrespective of the time and space. Those laws can be tested and proved repeatedly. मतलब क्या है कि फिजिकल एंड नेचुरल साइंस में क्या होता है, इसमें होता यूं है कि आज के टाइम पे जो भी हमें हिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ता है, जो भी हमें हिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ता है, उसको हम यूं ही नहीं मान लेते हैं। हम लोग उसको यूं ही नहीं मान लेते हैं, हम प्रॉपर तरीके से उसको चेक करते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद फिर हमें मालूम पड़ता है कि हाँ ये चीजें इस टाइम पे हुई होंगी। ठीक है। तो ये इस पैराग्राफ का मतलब ये होता है। और ये चीज को हम लोग बार बार टेस्ट भी कर सकते हैं, बार बार प्रूफ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे गांव में होता है ना कि एक बंदे के ऊपर देवी जी चढ़ गई, तो देवी जी सिर्फ उसी के ऊपर चढ़ेंगे और किसी के ऊपर नहीं आएंगी। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। आप हर एक बंदे के सामने इसको प्रूफ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ देखो भाई ऐसे ही हुआ होगा। ठीक है। आप नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है। इन हिस्टोरिकल रिसर्च, जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है ना, इसमें ये पॉसिबल है ही नहीं
इसमें ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप बता सको, हर एक चीज को बता सको प्रॉपरली कि हाँ ऐसे ही हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, छत्रपति शिवाजी महाराज को माँ भवानी ने अपनी तलवार उनको दी थी, उनको तलवार गिफ्ट किए थे। ये चीज को हम प्रूफ नहीं कर सकते, ये चीज को हम प्रूफ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे किंग्स हैं, ठीक है, प्रीवियस हम लोग हिस्ट्री में देखें तो ऐसा कहा जाता है कि उनको दैवीय शक्ति थी। देखो, हम इनकार नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है, बट ये पर्टिकुलर चीज को हम लोग आम भाषा में किसी के सामने प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, इसमें हम क्या करते हैं, उस चीज को हम सबके सामने प्रूफ नहीं कर सकते। हम सबके सामने प्रूफ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम उसको सबके सामने नहीं प्रूफ कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो झूठा है, ठीक है, बट हम प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट बात देखते हैं, दिस इज so because we were not present in the historical time and space, the historical events cannot be recreated। इसका वजह यह है कि जो पास्ट में इवेंट हुआ है ना, हम उसको वापस रिक्रिएट तो कर नहीं सकते, मतलब हम जाकर ये चेक नहीं कर सकते हाँ भाई ऐसे ही हुआ होगा। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि जो जिस टाइम पे वो हुआ था उस टाइम पे हम लोग थे नहीं ना वहां पे, ठीक है, इसलिए हम लोग उस जो पास्ट में जो इवेंट हुआ है उस इवेंट को हम लोग एज इट इज बता नहीं सकते हाँ कि ऐसे ही हुआ होगा। Also, in history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of the time and the space। और हिस्ट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कोई ऐसा फॉर्मूला बना लें। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे कि वाटर का वो फॉर्मूला होता है H2O होता है, क्लियर है, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, ठीक है। ये हर एक प्लेस के लिए प्रूफ है, चाहे वो गटर का पानी हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वो समुद्र का वाटर हो, एवरीथिंग। बट हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि हम कोई फॉर्मूला बना लें एंड उस फॉर्मूले के बेस में हम लोग सब कुछ प्रूव कर सकें, ठीक है। टू begin, we need an expert who knows the language and script of historical documents in order to read it and understand its meaning. Also, the experts can examine the authenticity of the documents by using criteria such as lettering style, author style of writing, manufacturing date, type of paper, stamps of authority, etc. Such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical references। देखो, अगर हमें हिस्टोरिकल रिसर्च करना है, हमें किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है उस पर हमें रिसर्च करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एक्सपर्ट होना चाहिए, हमारे पास एक एक्सपर्ट होना चाहिए। वो एक्सपर्ट को प्रॉपर तरीके से उस वहां की रीजनल लैंग्वेज मालूम होनी चाहिए, वहां की रीजनल लैंग्वेज मालूम होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वेल एज वहां का जो स्क्रिप्ट है, जो वहां के जो ग्रंथ मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, ओल्ड बुक्स मिलेंगे, उनमें कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है वो भी उसको मालूम होना चाहिए। उसके साथ साथ वहां की जो भी स्टाइल्स होते हैं, लेटरिंग स्टाइल्स, मतलब किस स्टाइल से लिखा गया है, ठीक है, ऑथर का स्टाइल, जो ऑथर्स वहां पर है वो कैसे उस चीज को लिखे, ठीक है, डेट, वहां पे कौन से पेपर का यूज हुआ है, एवरीथिंग उसको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना चाहिए। देन वी कैन से दैट कि हाँ भाई जो कुछ बोलेगा वो प्रॉपर तरीके से जो बोलेगा वो ऑथेंटिक रहेगा। इसके साथ साथ ये रिसर्च होने के बाद जो हिस्टोरिकल होते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, वो भी एग्जामाइन करते हैं कि जो जानकारी आई है वो प्रॉपर तरीके से सही है या फिर नहीं है। क्लियर है? तो यहां तक ये वाला पैराग्राफ एंड ये, फिर ये वाला एंड ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। देखो कौन कौन से मेथड्स होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए, तो एक ये है एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो, क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, मतलब जो भी आपको सोर्स मिल रहा है ना नॉलेज का, एवरीथिंग, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना। मैं बोलूंगा अरे भाई वहां पर ना बबूल का एक झाड़ है, उसके नीचे ना 7 बजे रात को भूत आता है। क्या आता है? भूत आता है। तो ये प्रूफ है क्या? ये कोई हिस्ट्री है? अरे फलाने जो मर गया था ना, उसकी आत्मा वहां पर भटकती रहती है। अरे हाँ, अरे छगनलाल देखे थे एक बार, छगनलाल, अरे छगनलाल को भगा लिया था वहां से। क्या ये सच है? क्या इस चीज को आप सबके सामने प्रूफ कर सकते हैं? तो ये चीज को हम हिस्ट्री नहीं मानेंगे, इसको हम लोग हिस्ट्री में इंक्लूड
नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एग्जामिनिंग रिलेवेंट रेफरेंस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। एवरीथिंग जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से सच है कि नहीं सच है। मैं बोलूंगा अरे भाई एक पत्थर है, ये पत्थर ना बहुत पुराना है, ये पत्थर बहुत पुराना है, ठीक है, ये पत्थर बहुत पुराना है, बहुत पुराना है पत्थर। क्या हम उसको आंख बंद करके मान सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमें वहां पर उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ेगा, क्या वाकई में वो पत्थर पुराना है क्या कि नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। बिकॉज वहां से हमें क्या मिल रही है? जानकारी मिल रही है। बिकॉज उसे हो सकता है कि उस पत्थर में कुछ लिखा हो, ठीक है, उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पे तो पेपर होते नहीं थे, तो वो चीज के लिए। कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस, कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस। बोला गया है कि जो भी हमें जानकारी मिलती है उस जानकारी को इकट्ठा करना, और जानकारी को इकट्ठा करने के बाद उसको लिंक बैठाना कि इसके बाद ये हुआ होगा, इसके बाद वो हुआ होगा। इस पे, इसके बेस पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ये डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए। नहीं दे रहा है मतलब क्या हुआ? इसमें कुछ तो काला है। Understanding the references regarding time and space of the given historical events and also various conceptual frameworks used in historical research method। ठीक है, जो भी रिफरेंस हमें मिल रहा है, जो भी रिफरेंस, जैसे मान लेते हैं कोई हिस्ट्री का एक बुक है, ठीक है, बहुत पुरानी बुक है, एंड उस बुक में बताया गया है कि यह इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था, तो क्या वाकई में वो जो प्लेस है वो प्लेस अभी भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? यह भी बताया गया है कि उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताया गया कि वहाँ का फ्लोरा एंड फ्यूना कैसे हुआ करता था, वहाँ के जो वेजिटेबल्स होते थे, वहाँ के जो एनिमल्स होते थे, वो कैसे होते थे। तो क्या आज के टाइम पे वो फ्लोरा एंड फ्यूना एंड जो वेजिटेबल्स है वो क्या क्या एवरीथिंग वो चीजें क्या अभी अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या वैसे ही कुछ रिलेटेड कोई लोग रहते हैं क्या वहां पर? इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। जो भी हमारे पास डेटा तैयार हुआ है ना, उस डेटा के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस तैयार करो, एंड हर एक क्वेश्चंस का जो आंसर है आपका डेटा देना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज फिर क्या हुआ? वो डेटा रॉन्ग है एंड फिर तुम बन जाओगे बेटा। अब बात करते हैं फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, जो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, कुछ अनुमान लगाना, कुछ अनुमान लगाना कि हाँ ऐसे हुआ होगा। ठीक है, कुछ अनुमान लगाना कि भाई ऐसे हुआ होगा। ठीक है, जो चीज को आप प्रॉपर तरीके से उसके कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। आप समझ लो बस, एंड एग्जाम में आ गया तो बस ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत फेंक देना है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई कि नेक्स्ट क्या है, क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखो, अब कौन कौन से वेरियस मेथड्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। ठीक है, देखो, मतलब अगर कोई हिस्टोरिकल रिसर्च करने आप जाते हो तो उस हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। एक अगर मान लेते हैं कि किंगडम है, एक किंगडम है, तो उस किंगडम में क्या सिर्फ बुक के बारे में आप रिसर्च करोगे? अरे भाई वहां के जो कॉइन्स थे, वहां के लोग कैसे रहते थे, ठीक है, वहां के लोग कैसे रहते थे, थर्ड पॉइंट है, वहां का क्लाइमेट कैसे होता था, एवरीथिंग आप जानोगे ना। एंड ये हर एक जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, उस पर स्टडी करने के लिए अलग अलग ब्रांच होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग ब्रांच होते हैं। उस ब्रांच को बोलेंगे क्या यहाँ पर? डिसिप्लिन। क्या बोलेंगे यहाँ पर? डिसिप्लिन। पहला होता है आर्कोलॉजिकल, आर्कोलॉजी। इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है ना, खुदाई करते हैं, कहीं पर जाके डिगिंग करते हैं, एंड जो भी नीचे चीजें हैं, अवशेष हैं, रिमेनिंग जो चीजें हैं उसको बाहर निकालते हैं, एंड उससे भी हम जानते हैं कि हाँ भाई ऐसे हुआ होगा। आर्चिवल साइंस, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, उस पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर एरिया है ना, उस पर्टिकुलर एरिया की पूरी जानकारी वहां पर रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ कि एक प्रकार से ये किसी पर्टिकुलर एरिया का विकीपीडिया होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मनुस्क्रिप्टोलॉजी। इसका मतलब होता है, मनुस्मृति की बात नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मनुस्क्रिप्टोलॉजी मतलब होता है कोई भी जो बुक्स हैं, जो ओल्ड बुक्स हैं, ठीक है, उस ओल्ड बुक को जो पढ़ने का स्टाइल होता है, तो मैं बोलूं उसको जो हम पढ़ लेते हैं, और या फिर जो बंदा उसके बारे में पढ़ता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मनुस्क्रिप्टोलॉजी। फिर बात करते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, मतलब मनुस्क्रिप्ट बोल सकते हैं हम लोग, मतलब हर एक चीज जो इंस्क्रिप्शन है, जो बुक्स हैं
उनको जो पढ़ने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलेंगे एपिग्राफी। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल मतलब क्या हुआ, अब देखो आज के टाइम पे स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, फिर बहुत सारे टाइप के स्टाइल्स है लिखने के लिए, बराबर कि नहीं। तो उस टाइम पे भी होते थे, तो किस टाइप में वो लिख रहे हैं, कौन सा टाइप का वो लेटर बना रहे हैं, वो बात यहाँ पे हो रही है। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज। क्या होता है, लैंग्वेज मतलब वहां के बारे में, वहां की जो लैंग्वेज है उसके बारे में आपको नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। फिर है न्यूमिस्मेटिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स, अलग अलग कॉइन्स। आपने सुना होगा कोई किंग आया उसने चमड़े का कॉइन्स बनाया, करेंसी बनाया, कोई बंदा आया उसने पैसे का बनाया, कोई बंदा आया उसने सोने का बनाया, कोई बंदा आया वो लोहे का बनाया, है कि नहीं। तो अलग अलग कॉइन्स बनते थे। एंड जो किंग आता था वो किंग तो भाई एकदम लंबरीदार होता था। अरे भाई वो किंग आया हुआ तो क्या करेगा, वो किंग आया तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, जो पिछला वाला किंग था मैं उसका कॉइन्स नहीं यूज करूंगा, क्योंकि उसके कॉइन्स में उसका फेस है। तो मैं क्या करूंगा, अपना खुद का अपना खुद का कॉइन्स बनाऊंगा, उसमें मेरा फेस रहेगा, मेरी बीवी का फेस रहेगा, मेरी बिटिया का फेस रहेगा, है कि नहीं। तो वो सारी चीजें अलग अलग किंग की अलग अलग होती थी, इसलिए क्या हुआ कि हमें अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा कॉइन्स के बारे में। बिकॉज कॉइन से क्या होता है ना, हमें उस किंग का जो मेंटल हेल्थ है वो मालूम पड़ता है कि वो किंग क्या सोचता था। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज देख लो, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, ठीक है, उनके अगर हम कॉइन्स देखें तो उसमें साफ साफ ये मालूम पड़ता है कि वो अपने प्रजा के लिए कितना चिंतित थे। हम वही बात कर लेते हैं किसी एक मुगल जो शासक था उसके कॉइन की बात करते हैं, तो उसमें साफ साफ मालूम पड़ता है कि वो कितना रिलीजियस था। समझ रहे हो, रिलीजियस मतलब होता है कि वो कितना अपने धर्म को ज्यादा मानता था एंड दूसरे के धर्म को कितना वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। तो हमें कॉइन से मालूम पड़ता है। अब बात करते हैं जिनोलॉजी। इसका मतलब होता है वंशावली, वंश के बारे में। जैसे आप हो एंड आपके बाद क्या हुआ, मतलब आपके बाद नहीं, आपसे पहले कौन आया, आपके डैड आए, आपके मॉम डैड आए, आपके मॉम डैड के पहले कौन से आए, आपके ग्रैंडफादर आए, एंड ग्रैंडफादर के बाद कौन से आए, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर आए। क्या हुआ ऐसे, आप आए, पापा, दद्दा, दद्दा का दद्दा, दद्दा का दद्दा, दद्दा का दद्दा, दद्दा का दद्दा, बढ़ते चले गए। तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है वंश, वंश के बारे में मालूम पड़ रहा है। आज भी जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो किंग्स हैं उनके जो लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि भाई हम उनके वंशज, मतलब हम उनके फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो क्यों बोलते हैं वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो स्टडी की जाती है, प्रूफ किया जाता है कि हाँ वही है कि नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक तो टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। ये था इंट्रोडक्शन। और अब ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। देखो उस टाइम के जो लोग थे वो हिस्ट्री को कैसे लिखते थे, हम लोग ये जानेंगे इसमें। वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकल एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल sources and writing the historical narrative. The writing of critical historical narrative is called or known as historiography. देखो अभी कभी आपको पूछेगा एग्जाम में, पूछ लिया आपसे बाई चांस, आपसे मान लेते हैं कि बाई चांस आपसे एग्जाम में पूछ लिया, तो आप क्या लिखोगे। ये क्या होता है हिस्टोग्राफी, यहां से लेके यहां तक। अ स्कॉलर हु राइट्स सच ए नैरेटिव इज अ हिस्टोरियन। देखो हिस्टोरियन कौन होता है, हिस्ट्री लिखने वाला, हिस्ट्री लिखने वाला। और जो लिखने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नैरेटिव। The inclusion and interpretation of historical events by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined by that conceptual framework. देखो जो भी इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में, वो हर एक इवेंट को अपने बुक में इंक्लूड नहीं कर सकता है। अब वो ये थोड़ी लिखते बैठेगा कि राजा कैसे हंसता है, हाँ, राजा दिन में कितने बार बाथरूम जाता है, हाँ, ये लिखने वाला है क्या, राजा गाली देता है कि नहीं देता है। तो हर एक पॉइंट को वो नहीं लिख सकता। ठीक है, तो क्या करेगा, उसका एक बस एक इमेजिनेशन होता है, उसका बस एक
इमेजिनेशन हो सकता है। यहाँ पर एक बात और हो सकती है। क्या हो सकती है बात? हो सकता है कि जो हिस्टोरियन है, जो हिस्ट्री लिख रहा है, हो सकता है कि राजा का वो चाटू हो, मतलब वो चमचा हो, तो राजा के बारे में सिर्फ अच्छे अच्छा लिखेगा। और तुम मुझे बताओ, अगर तुम हिस्टोरियन हो और किसी किंग के दरबार में हो, तो क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि उस किंग के खिलाफ कुछ तुम लिखोगे? अबे काटे जाओगे तुम, सीधी सी बात है। इसलिए जो हिस्ट्री में चीजें लिखी होती हैं, उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग आंख बंद करके उसको एक्सेप्ट कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient societies of the world. However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it. Ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and valor of the ancestors to the next generation. Ancient communities all over the world used various means like cave painting, storytelling, singing songs, and ballads, etc. For example, for this purpose, these traditions means are looked upon as the source of history in the modern historiography. देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, जो लोग पुराने लोग होते थे वो बस उलाला करते थे, ऐसा नहीं है। वो भी अपने एंशियंट सोसाइटीज, मतलब जो उनके एंसिस्टर्स होते थे, वो एंसिस्टर्स के जो महान महान कार्य होते थे, उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करते थे। ठीक है। कैसे प्रिजर्व करते थे? वो तो लिखते नहीं थे। तो क्या करते थे वो लोग? केव्स में, एंशियंट जो कम्युनिटी होती थी, वो गाने बनाया करती थी, स्टोरी बनाया करती थी, पेंटिंग करती थी, ऐसे बहुत सारी चीजों से क्या करते थे? अपने हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखते थे। मैं आपको एक नाम देता हूं, भीम बेटका। क्या? भीम बेटका, बेटका। आप जाओ एंड गूगल में सर्च करो, आपको मालूम पड़ेगा कि आज से लगभग 50,000 साल पहले जो बनाई गई थी गुफाओं में जो आकृति, वो आज भी अवेलेबल है। ठीक है। तो ऐसे वो लोग डायग्राम बनाते थे। और कहीं ना कहीं जो आज के टाइम पे जो हमें नॉलेज मिलता है हिस्ट्री के बारे में, वो यहीं से मिलता है, वो यहीं से मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई कि नेक्स्ट हम लोग क्या जानने वाले हैं? मॉडर्न हिस्टोग्राफी। देखो, मॉडर्न हिस्टोग्राफी 4 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करता है? 4 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। जो पहला पॉइंट है वो है क्या? Its method is based on scientific principles. It begins with the formation of relevant questions. जो इसका मेथड होता है ना, वो साइंटिफिक होता है। वो साइंटिफिक होता है। वो इस पर बिलीव नहीं करता है कि भाई शाम को 7 बजे आप बबूल के झाड़ के पास मत जाओ, क्योंकि वहां पर रिंकिया की जो आत्मा है भटकती है, और वो गाना गाती है कि ही हंस देनी रिंकिया के पापा। तो इस पर साइंस बिलीव नहीं करता है। हम नहीं कहते कि गलत है, हो सकता है वो गाती हो, चार देनी मार देनी खींच के तमाचा, हम नहीं कहते गलत है, लेकिन साइंस उस बात को नहीं मानता। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं दूसरा। These questions are anthropocentric. It means that these questions are about the deeds of the members of the ancient human societies of the particular period. History does not suggest any interrelations between divine and human deeds. सॉरी, इसमें ये बोला गया है कि जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो क्वेश्चंस के आंसर्स मालूम होने चाहिए, और वो क्वेश्चंस जो होंगे वो एंशियंट ह्यूमन से रिलेट करने चाहिए। एंड उसके बाद बोला गया है कि हिस्ट्री पर वो चीज को कभी भी बिलीव नहीं किया जाएगा कि जो इंसान है, जो बहुत बड़ा योद्धा था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी भगवान की शक्ति थी। इस पर साइंस बिलीव नहीं करेगा, मतलब जो हिस्ट्री है वो बिलीव नहीं करेगा। देखो, वो बिलीव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ तुम बिलीव नहीं करोगे।
ठीक है, बस बताया गया कि जो चीज को आप प्रूफ कर सको आप वो चीज को मानो। ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में वो चीज हो रही है, लेकिन फिर भी उसको साइंस नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी बंदे की डेथ होती है, जब किसी बंदे की डेथ हो जाती है, जब उसका डेथ हो गया, तो वो आत्मा क्या ऐसा हो जाता है, उसकी बॉडी में क्या निकल जाता है कि वो बंदा मर जाता है। इस चीज को साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो हमारी चीजों को साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कुछ चीजें ऐसी हैं हम साइंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए साइंस अपना नॉलेज अपने पास रखे, हम अपना नॉलेज अपने पास सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि हिस्ट्री में जो गॉड होते हैं एंड जो ह्यूमंस होते हैं उनके बीच के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, तीसरा टॉपिक देखो। जो क्वेश्चंस आप तैयार करोगे वो क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे ओरली आप नहीं फेंक सकते, ओरली आप नहीं फेंक सकते। आपको फेंकने के लिए प्रूफ चाहिए, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आप लपेटे में नहीं ले सकते हो, आपको प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा। हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। जो हिस्ट्री है वो हेल्प करता है, बताता है, वो क्या बताता है कि ह्यूमन पहले कैसे था, पहले जंगलों में ऊ लाला करता था और आज देखो वो जो ऊ लाला करता था वो मोबाइल लेके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज है कि हिस्ट्री में बताता है कि हम पहले क्या थे और अब हम क्या हैं और आगे क्या होंगे, ये हमें बताता है कौन, साइंस। इट इज सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोग्राफी विद above characteristics has its roots in the ancient Greek historical writing. History is originally a Greek term. Herodotus, the Greek historian of the 5th century BC, used it first for the book entitled The History. एक चच्चा थे, उन चच्चा का नाम था हेरोडोटस, और उन चच्चा ने क्या किया था, एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था द हिस्ट्रीज। मतलब ये चच्चा इस दुनिया में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये शब्द का यूज किया, और यही चच्चा है जिनकी वजह से आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो इस चच्चा को कुछ बोलना रहेगा तो आप बोल सकते हो, लेकिन कमेंट में नहीं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है 1.3। आपको दिख रहा होगा, चश्मा लगा के देखो। देखो, द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। इसमें कहा गया है ये, यहां से लेके यहां के बीच में आप पढ़ लो एक बार पॉज करके वीडियो को। इसमें बताया गया है ये कि भैया 18th सेंचुरी तक जो यूरोपियन थे ना, वो बस इस पर बिलीव करते थे कि कोई तो आएगा, कोई तो है, कोई तो है जो भगवान है, तू है कहां। क्या करते थे, अपनी अपनी फेंकते थे। कोई बोल रहा है मुझे सपने में भगवान आते हैं, कोई बोलता है मुझे भगवान दिखते हैं, भगवान ने ये कहा, भगवान ने वो कहा। कभी कभी ऐसे हो जाता था कि एक बंदा आया, सुबह उठा और सपने में बोला बोला सपने में, मेरे सपने में भगवान आए थे और बोले थे कि सामने वाले बंदे को टपका देना। ऐसे होते थे, मतलब फिलोसफी ऐसा इसमें लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं कि फिलोसफी बहुत चलती थी, मतलब फेकम फेक बहुत चलती थी, बहुत फेंकते थे एक दूसरे को। लेकिन 18th सेंचुरी के लास्ट लास्ट तक यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में ये बात जानने की कोशिश शुरू हो गई कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो कैसे थे, वो कैसे आगे बढ़े, वो पहले हम कैसे थे, अब हम कैसे हैं, ये जानकारी उनको जानने की शुरू हो गई। इस वजह से पहली यूनिवर्सिटी, देख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं तुमको मैं, पहली यूनिवर्सिटी, अब इसको क्या पढ़ेंगे, गोटिंगन यूनिवर्सिटी जर्मनी में स्टार्ट हुआ पहली बार। उसके बाद पूरे जर्मनी में एज वेल एज यूरोप में धीरे धीरे
हिस्ट्री सब्जेक्ट आना स्टार्ट हुआ। तो ये आपको याद रखने का है, 1737 में ये स्टार्ट हुआ था, पहली यूनिवर्सिटी इस दुनिया में। इस यूनिवर्सिटी के पहले बच्चे थे जिन्होंने हिस्ट्री को झेला है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स हैं, ठीक है, महान महान लोग हैं। उन स्कॉलर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.4 में। तो पहले जो स्कॉलर्स हमारे भाई साहब हैं, इनका नाम है, इन चच्चा का नाम है क्या? रेने देकार्त। भाई बड़े हैंडसम दिख रहे हैं, क्या बोलते हो? ठीक है, मस्त एकदम, ये क्या लग रहे हैं, वाह। हाँ, तो इनका बोलना क्या है, इनका बोलना क्या था? पहली बात तो इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑन द मेथड। फिर इनका एक इम्पैक्ट लाइन था, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डब्ट आर एक्सक्लूडेड। मतलब तब तक उस बात को ना मानो, अगर कोई फेंक रहा है तब तक उस बात को ना मानो जब तक आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो ना जाएं। ये इनका बोलना था, इन चच्चा का बोलना था। क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं वोल्टेयर चच्चा की। अब आगे बात करते हैं वोल्टेयर चच्चा की। पहले हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो पेन लेंगे अब की बार कौन सा? ऑरेंज। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, वोल्टेयर चच्चा, क्या मस्त बाल है, वाह। इनको मूछ नहीं है यार, मूछ लगा देते हैं इनको। ठीक, देखो, तो जो वोल्टेयर चचा थे ना, उनका बोलना ये था कि जो किंग्स है ना, हिस्ट्री मतलब सिर्फ किंग्स नहीं होता है। ठीक है, हिस्ट्री मतलब सिर्फ किंग नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है, हिस्ट्री मतलब जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं ना, वो देखो। उस टाइम पे ट्रेड क्या होता था, उस टाइम की इकोनॉमी क्या थी, उस टाइम पे एग्रीकल्चर क्या था। एवरीथिंग यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड हर एक चीज आपके बुक में होना चाहिए। बस किंग ने ये किया, किंग ने वो किया, किंग ने ऐसा किया, सिर्फ ये नहीं। वहां का एग्रीकल्चर कैसा था, ठीक है, वहां की इकोनॉमी कैसे थी, वहां का ट्रेड मतलब वहां का बिजनेस कैसे था, एवरीथिंग आपको उसमें अपने बुक में लिखना चाहिए। वहां के लोग कैसे थे, क्या वो लोग खुश थे कि नहीं खुश थे अपने किंग से, एवरीथिंग आपको अपने बुक में मेंशन करना पड़ेगा। इसलिए इन्हें कहा जाता है क्या? फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट है। आपसे पूछ सकता है कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडर कौन है, तो बोल सकते हैं कि वो कौन है? वोल्टेयर चच्चा है। ये भारी भरकम जो नाम है ना, ये वाला नाम, ये मत याद करो। आप बस ये जानो कि जो वोल्टेयर नाम था, जो फाउंडर है मॉडर्न हिस्टोग्राफी का। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो है ये है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल। ठीक है, आप देखो ये क्या बोल रहे हैं। हेगेल वॉज द जर्मन फिलोसोफर। He insisted that the historical reality should be presented in the logical manner. To him, the timeline of historical events was the advocative of process. He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new. मतलब इनका बोलना ये था, जो ये जर्मन के थे, मतलब जर्मनी के थे, जहाँ से अपने हिटलर दद्दा आते हैं, वहीं से ये बिलोंग करते हैं। इनका बोलना ये था कि टू हिम टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वाज इंडिकेटिव ऑफ प्रोसेस। मतलब क्या हुआ, जो भी हिस्ट्री आप लिख रहे हो उसमें सबसे मेन पॉइंट होता है टाइमलाइन। ठीक है, कि किस टाइम पे कौन सा इवेंट हुआ था, बिकॉज उस टाइमलाइन के बेस पर आप किसी भी चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे ये क्या बोल रहे हैं देखते हैं। उसके आगे ये बोल रहे हैं कि एविडेंस वुड come forth. With Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, of though they differed from the scientific methods. The collection of his lectures and articles is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Sciences. His book Reason in History is well known. देखो, यहाँ पे आपको दो चीज देखना है। एक तो पहला ये कि इन्होंने जो बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था रीजन इन हिस्ट्री, और इन्होंने जो भी चीजें अपने लाइफ में रिसर्च किए थे ना, उसको पूरा कलेक्शन करके एक बुक बनाया गया, एक आर्टिकल लिखा गया। उस आर्टिकल का नाम था इंसाइक्लोपीडिया
ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है इसमें। ठीक है, बाकी इन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला ये सब छोड़ दो, कुछ मतलब नहीं है अपने को। अब बात करते हैं, ये चचा तो नहीं है, दादा है ये, इनकी बात करते हैं, लिपोल्ड वॉन रैंके। देखो इनका क्या बोलना था, historiography of the 19th century was greatly influenced by thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University। ये बर्लिन से है और उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिए थे अपने बातों से, मतलब अपनी बातों से सभी लोगों को इंस्पायर कर दिए थे। ही स्पोक about the critical methods of historical research. He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original documents। मतलब ये बोल रहे थे कि जो चीजें हैं, जो आप जो चीज को मान रहे हो उसके पीछे का रीजन आपको मालूम होना चाहिए। जो भी आपको नॉलेज है, जो भी मतलब जो भी आपके पास डेटा है ना, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है रिटर्न में, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में, वो प्रॉपर तरीके से क्रिटिकली एग्जामाइन होना चाहिए कि वो सच है कि नहीं सच है। हमारे इंडिया में नहीं है कि भाई एक पंडित आया, उसने कुछ बोल दिया, बस अब उसको मान लो, अब उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो तो सब हमारे इंडिया में होता है ना, बट वहां पे ऐसा नहीं था। वहां पे कोई भी हो, आपको पास जानकारी है तो उसको प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। He also stated that all types of document associated with a historical event need to be examined with greatest care। इनका बोलना यह भी था कि जो भी जानकारी आपके पास है, उस जानकारी को या फिर उस डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से आप पहले चेक करो, तभी आप उसको मार्केट में या फिर लोगों के सामने बताओ कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे हुआ था। He believed that with this method it was possible to reach the historical truth। उनका मानना था, ये चर्चा का मानना था कि इसी के बेस पर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हिस्टोरिकल में, हिस्ट्री में सच क्या हुआ था। अदरवाइज आपको ख्याली पुलाव पकाना है, पका लो, हाँ ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, क्योंकि आप सच जानना ही नहीं चाहते हो। लेकिन अगर आपको वाकई में सच जानना है कि हाँ भाई क्या हुआ था पास्ट में, तो आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ही क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। देखो जो मैं बोल रहा हूं, मतलब मेरी बात को चुरा लिए, मतलब कि जो ख्याली पुलाव पका के हिस्ट्री लिखते हैं ना, ऐसे हुआ होगा, इसने ऐसे किया होगा, और सारी चीजों को इन्होंने क्या किया, हटा दिया। ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, एंड जो दूसरी बुक लिखी थी उसका नाम था द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं इनकी बातों से इंस्पायर हुआ, बिकॉज इनकी बात सच थी। अगर आपको सच जानना है तो आपको मानना पड़ेगा, एंड आपको प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री में चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी। अदरवाइज खाली पुलाव पकाओ और जब पक जाए तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी खाने आ जाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये डरियल चचा की। देखो अब इनका बोलना क्या है, कार्ल मार्क्स, ये क्या बोल रहे हैं, इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स अरोज कीपिंग इन व्यू new thesis formulated by Karl Marx। According to Karl Marx, the theory was not about abstract ideas, it was about living people। Human relationships are shaped by fundamental needs of people and ownership as well as nature of prevalent means of production to meet those needs। वाह क्या बात कही है, इन दादा ने क्या बात कही है। इनका बोलना यह है कि हिस्ट्री मतलब ये नहीं होता कि कोई आपके पास एक आइडिया आ गया, इन आइडिया को आपने बोल दिया हो गया। इसका मतलब होता है कि फंडामेंटल नीड्स क्या थी, जो ह्यूमंस है ना, आज जो हम हैं बिकॉज ऑफ हिस्ट्री हैं। ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो लड़े हैं अपने लिए, इसलिए आज हम लोग हैं। मतलब ये हुआ कि इनका बोलना ये है कि अगर आप हिस्ट्री लिख रहे हो तो आप उन चीजों को भी उसमें मेंशन करो कि उस टाइम के जो लोग होते थे ना, अपने क्लाइमेट के साथ या फिर अपने आसपास के साथ कैसा रिलेशनशिप रखते थे, क्या जात पात होती थी, वहाँ क्लाइमेट कैसे होता था, किन का बिहेवियर क्या था, वहाँ का इकोनॉमी क्या थी, ट्रेड क्या था, वहाँ का एग्रीकल्चर क्या था, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन ऑन योर बुक और इन योर बुक। ठीक है, द accessibility of these means to different strata of society may not be equal। This inequality causes, बस इतना ही है, पहले इतना जान लेते हैं। देखो स्ट्रेटा मतलब होता है लेयर, जैसे अपने इंडिया में बात कर लेते हैं, एक अपर कास्ट हो गई,
अब तो नहीं है, जो मानते हैं वो बड़े बहुत बड़े गधा होते हैं, ठीक है, मैं नहीं मानता। अपर कास्ट, फिर होती है मिडिल कास्ट, मिडिल कास्ट होती है मतलब होती थी, फिर होती है लोअर कास्ट, ठीक है। आप कभी भी देखो जो अपर कास्ट, आप देखोगे इसमें जो पंडित आते हैं, जो ठाकुर आते हैं, जो पाटिल्स आते हैं, आप कभी देखो इनके पास हमेशा ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। कुछ लोग के पास नहीं होती है, मैं मानूंगा, लेकिन मैक्सिमम लोग के साथ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। मिडिल क्लास पास थोड़ा होती है, लोअर कास्ट के पास होती ही नहीं है, बहुत ही कम होती है। इसके पीछे का रीजन यही है कि उस टाइम पर हिस्ट्री में मतलब ये मालूम पड़ रहा है कि उस टाइम पर ये लोग गुलाम थे। क्या थे ये गुलाम थे, ठीक है। तो जो रिसोर्सेस होते थे, जरूरी नहीं है कि वो रिसोर्सेस प्रॉपर तरीके से एंड एवरीथिंग इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। कोई किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, बिकॉज उनके साथ भेदभाव हो रहा है कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, एंड एज वेल एज इकोनॉमी के बेस पर। क्लियर है, इनका बोलना ये था। फिर क्या बोलना है, इनका क्या बोलना है? अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल as the class that owns the means of production economically exploits the rest of the classes. दास कैपिटल, दास कैपिटल छोटा हो गया, एक मिनट, हाँ, दास कैपिटल ने बुक लिखा था और इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एनएल्स स्कूल क्या होता है। एनएल्स स्कूल मतलब क्या हुआ, ये स्कूल में क्या होगा कि यहां पर आपको बताया जाता है कि हाउ टू राइट हिस्ट्री, हिस्ट्री को लिखते कैसे हैं, ठीक है। इसमें अभी तक हमने क्या बात किया, हमने बस इतना बात किया ना, बहुत ज्यादा हो गया, तो हमने ये बात किया कि वहां के लोग कैसे होते थे, कैसे काम करते थे, ठीक है, इकोनॉमिकली कैसे होते थे, उनका एग्रीकल्चर कैसे होता था। लेकिन यहाँ पर ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि वहां के जो लोग होते थे, उस टाइम के जो लोग होते थे, उनका साइकोलॉजिकल थिंकिंग कैसा था, उनके उनका मानसिक विकास कैसे होता था, वो क्या सोचते थे, किस चीज पर बिलीव करते थे, ठीक है। एंड उसके बाद वो दूसरों के साथ कैसा डिप्लोमेसी करते थे, कैसे मतलब बातें करते थे, कैसा रिलेशन उनका होता था, कैसे वॉर होता था, एवरीथिंग आपको वहां पर मेंशन करना है, एज वेल एज लोकल जो लोग होते थे, वहां का क्लाइमेट कैसे होता था, वहां का एग्रीकल्चर कैसे होता था, वहां का ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इट। ये सारी चीजें बताया जाता है किसमें, एनएल स्कूल में, ठीक है। नेक्स्ट, आप कभी भी देखो जो भी हिस्ट्री होती है, वो हिस्ट्री में कभी भी आप देखो, कभी जो किंग्स होते हैं वो जेंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स जेंट्स ही होंगे। क्या कोई क्वीन होती है मतलब जो राज करती है, वैसा हुआ है? नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं मतलब क्या हुआ हमारे हिस्ट्री में, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को हमेशा समाज में आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। तो यहां पर क्या है, इसमें ये जोर दिया गया है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब क्या हुआ, स्त्रीवादी मतलब जो महिलाएं हैं, जो वुमेन है, जो वुमेन है, उनके बारे में भी भैया हिस्ट्री आप लिखो, उनके बारे में भी क्या करो आप, हिस्ट्री लिखो, वो भी जानो, बिकॉज इस जो आज जो हम हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ वुमेन। एंड हमारे समाज को सुधारने में बहुत बड़ा हाथ किसका है, वुमेन का है। तो इसलिए हमें इनके बारे में पढ़ना चाहिए। देखो क्या बोला गया है, द राइटिंग ऑफ सिमोन बिहेवियर हेल्प एंड establishing द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म। मतलब जो ये व्यक्ति थे सैमन, इन्होंने एक्चुअली में इसको स्थापना किया फेमिनिज्म की, स्त्रीवाद जो इतिहास लेखन है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। शी वॉज फ्रेंच, और जो ये थे, जो ये महिला थी, वो कौन थी, फ्रेंच थी, फ्रांस की थी। द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी emphasized not only on the inclusion of women in history but also on the rethinking of the male dominated perspective of the history। ये क्या बोल रहे हैं, इनका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप वुमेन के बारे में हिस्ट्री लिखो, वो ये भी बोल रही है कि आप रीथिंक करो कि क्यों ऐसा हुआ हिस्ट्री में कि जो मैन होते थे, जो मेल होते थे, हमेशा उन्होंने ही समाज को डोमिनेट किया, ऐसा क्यों हुआ। द ड्रॉ हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ सच एज their employment, their role in the trade union institutions, working for their causes, their family life, etc.
बहुत सारे जो एस्पेक्ट जो मतलब उनका एम था सोचने के लिए वो ये था कि वुमेन्स की लाइफ कैसे होती है, उनका एम्प्लॉयमेंट, उनका रोल ट्रेडिशन के में, यूनियन में जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें, एजुकेशन में, एवरीथिंग में उनका रोल्स क्या था, इसके बारे में भी सोचा जाए। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990 वुमेन पावर पोर्ट्रेड एज द इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। और 1990 तक के बाद क्या हुआ, जो महिलाएं हैं इनके बारे में भी प्रॉपर तरीके से सोचा जाने लगा और इनके बारे में मतलब इनको भी तवज्जो देना स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं माइकल फौकॉल्ट की। ये क्या बोलते हैं, द French historian of the 20th century, Michael Foucault brought forth a new concept in historiography. He, in his this book, Archaeology of Knowledge, देखो Archaeology of Knowledge, इसमें इन्होंने ये आर्ग्यू किया, इन्होंने बात किया इसके बारे में कि prevailing practice arranging historical events in a chronological order is not right. इनका बोलना यह है कि हर एक चीज को बस आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दिया, इतना पर्याप्त नहीं है, इतना सफिशिएंट नहीं है। He draw attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempts to explain various transitions in the past. उनका बोलना यह था कि जो हिस्टोरियन है उनको हर एक चीज के डेप्थ तक जाना चाहिए, मतलब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, एवरीथिंग उनको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए और मेंशन करना चाहिए विथ प्रॉपर प्रूफ। फिर ही कॉल्ड दिस मेथड द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, और उन्होंने इस मेथड का नाम दिया, द आर्कोलॉजी ऑफ knowledge. Foucault subjected the so far unacknowledged area by historians such as psychological disorder, science of medicine, prison administration, etc. मतलब क्या हुआ ना, आप अभी देखो हमने ये पार्ट रिलेशन जो है ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, ठीक है, लेकिन किसी भी हिस्टोरियन ने क्या ये बोला है क्या कि हमें मालूम होना चाहिए कि वहां के जो लोग होते थे उनका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता था, उनको कौन सी बीमारी होती थी, उस टाइम के लोग जो होते थे वो किस टाइप के मेडिसिन का यूज करते थे, उसके पीछे का क्या साइंस होता था, जो जेल होते थे उनका बंदोबस्त कैसे होता था, क्या इन सब चीज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में क्या किसी भी हिस्टोरियन ने बात की, लेकिन इन्होंने इसके बारे में बात की, ठीक है। Thus the scope of historiography kept continuously expanding. The writing of histories of the various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and painting, music, dance, drama, films and television etc. came into practice. देखो, तो अभी तक बस किंग 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 के बारे में बात होती थी, बस भाई ये किंग है और इसने किंग ने लड़ा, ये हुआ, बस जो हिस्ट्री होती थी ना उसके फैमिली के आसपास ही रह जाती थी। आप मुगल की, जो मुगल थे, मुगल नहीं है, ठीक है, जो मुगल थे, आप देखो मुगल की कोई भी हिस्ट्री को देख लो, उनके हिस्ट्री में वो उनका खानदान, बस पूरा का पूरा हिस्ट्री उसी में सिमट कर रह जाती है। और कुछ ऐसे बोर्ड भी हमारे इंडिया में है, एजुकेशनल बोर्ड है, जो मुगल के हिस्ट्री को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देते हैं, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो पता नहीं क्यों देते हैं, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा भी होता है, और भी चीजें हैं, जैसे वहां के लोग स्कॉलर्स कौन होते थे, वहां के जो लोग मूर्ति कैसे बनाया करते थे, ठीक है, घर कैसे, महल कैसे बनते थे, ड्राइंग क्या होती थी, पेंटिंग कैसे करते थे, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स, एवरीथिंग, हमें हर एक चीज के बारे में मेंशन करना चाहिए। लेकिन मुगल में कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलता, मुगल में कहीं भी ऐसा नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का हिस्ट्री के बारे में। आप देखोगे वहां पे एवरीथिंग मालूम पड़ता है कि वहां के लोग कैसे थे, कितने खुश थे अपने किंग को लेके, फिर वहां के लोग खेती कैसे करते थे, एवरीथिंग। बट मुगल के राज में हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। तो इसी के साथ ये लेसन खत्म हो गया और हम देख लेते हैं कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर। ये हमारा है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में, ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग अगर प्रॉपर तरीके से एक बार फिर से लेसन को रिवाइज कर लोगे ना, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से जान लोगे। बस मैंने एक टॉपिक नहीं पढ़ाया, कौन सा है, ये डायलेक्ट्स। ये आप लोग खुद पढ़ लो, नहीं समझे तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बाकी हर एक टॉपिक को हमने कवर किया एंड कवर करने की कोशिश किया। तो होप सो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एंड कोई क्वेश्चंस रह गया जो मैं आपको नहीं समझा पाया, ठीक है, कुछ भी ऐसे टॉपिक है मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा उसको फिर से बताने के लिए।
एंड प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।